हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे जो हमारे करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसा कि हम रोज करते हैं। ओके, बट आज हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और उन पे सवाल लगाएंगे। ओके, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्टार्टअप इंडिया के एक इनिशिएटिव से रिलेटेड है जिसको हम मार्ग पोर्टल के नाम से जान रहे हैं। मार्ग पोर्टल आखिर है क्या, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मे बी ये सवाल आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो आइए इसके बारे में हम जाने। इस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है ये क्या है? डिजिटल ऑनलाइन क्या है? पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत। ये स्कीम आप सबने पढ़ा होगा, 2016 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत ये स्कीम आती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे जुड़ा। फाइन, तो मार्ग इनिशिएटिव, मार्ग का मतलब क्या है? एक तरीके से नॉर्मल अगर हम बात करें, मार्ग मतलब एक तरीके से पाथवे या रास्ता दिखाना किसी को। फाइन, तो मार्ग का जो एक तरीके से जो फुल फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, दैट इज मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इससे देखें तो ये एक तरीके से इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये हमारा टॉपिक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। फाइन, और इस पोर्टल की अगर बात करें, चूंकि हमने पहले बात किया कि ये स्टार्टअप इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है इसको, तो ये क्या है? एक तरीके का वन स्टॉप सोल्यूशन है या मेंटरशिप पोर्टल है, जहां पे जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स या कंपनीज आ रहे हैं, उनको एक तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? जो मेंटर्स होंगे इस पर्टिकुलर पोर्टल पे रजिस्टर्ड जो मेंटर्स हैं, साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स हैं, ये मेंटर्स क्या करेंगे? इन स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। मतलब कैसे ये अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे और बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को फायदा मिले। इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, ओके, और अदर जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं इंडिया की बढ़ेगी। फाइन, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, तो यहां पे ये जो मेंटरशिप एक तरीके से ये क्या करेगा? इट विल फैसिलिटेट मेंटरशिप किसके बीच? जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं, दोनों के बीच में एक तरीके से ये क्या करेगा? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पे मेंटर्स आएंगे और स्टार्टअप्स आएंगे और आपस में एक तरीके से बातचीत करेंगे। और ये जो मेंटर्स है इनको एडवाइजरी, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से ये अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फाइन, और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। तो एक तरीके से इन स्टार्टअप्स को कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ? एकेडमिशियंस हो गए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं, या सक्सेसफुल जो एक तरीके से फाउंडर्स हैं कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के, या जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स, मतलब जो अक्सर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी कंपनीज में। साथ ही साथ अदर एक्सपर्ट्स जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड से या स्टार्टअप से जुड़े होंगे, उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा और एक तरीके से उनको एडवाइस प्रोवाइड किया जाएगा, या किस तरीके से वो अपने बिजनेस को प्लान करे, स्ट्रैटेजाइज करे, ताकि उनका जो बिजनेस है वो आगे बढ़े। ओके, तो जैसा कि हमने बताया स्टार्टअप इंडिया के बारे में, तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, टू बी स्पेसिफिक 16 जनवरी। ओके, तो जहां पे जो इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, साथ ही साथ जो अदर थिंकर्स हैं, वो एक तरीके से उनको इनवाइट किया जाएगा, ताकि जो इंडिया का सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें वो भागीदारी कर सके, उसमें वो एक तरीके से पार्टनर बन सके, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, जिससे जो सिटीजन्स हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ सके और सबको जॉब मिल सके। ओके, तो एक तरीके से इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड विगरस स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है। किसको? इंडिया को एक बड़ा क्या बनाना है? इंजन बनाना है, ग्रोथ इंजन बनाना है, जिसमें अदर कंट्रीज भी कहीं ना कहीं आके क्या करें? इन्वेस्ट करें हमारी इकोनॉमी में।
फाइन। तो एक तरीके से इट विल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जनरेट करना है, जो बिजनेस, जो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग जो पैरामीटर्स हैं बिजनेस, उसको सपोर्ट करे, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि तभी क्या करेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं उनके ग्रोथ के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। फाइन। तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या हमारा, विद रेफरेंस टू मार्क प्लेटफॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या कह रहा है देखते हैं। पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले ही हमने बताया कि ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लाया गया। दूसरा है कि इट विल प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू स्टार्टअप्स थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके। तीसरा स्टेटमेंट है द पोर्टल बाय स्टार्टअप इंडिया इज अ वन स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। ये भी क्या है हमारा स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां से हमें चूंकि करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो पूछा जा रहा है, तो यहां पे हमारा 2 and 3 दैट इज ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। ठीक है। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चले। अगला टॉपिक हमारा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो स्टेट ऑफ केरला के द्वारा लॉन्च किया गया। एक तरीके से पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट फोकस टॉपिक है, बट मे बी कहीं ना कहीं हमसे मे बी वन लाइनर्स में ये सवाल पूछा जा सकता है, या इसको हम अगर देखें तो मेंस के आंसर्स में कहीं ना कहीं इसको इस एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जिससे कि एक तरीके से जो हमारा आंसर है उसको और अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और एक नंबर ज्यादा गेन कर सकते हैं। फाइन। तो जैसा हम देख रहे हैं, कोल्लम इज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ओके, मतलब कोल्लम जो डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर, वो इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना जहां पे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट पीपल रहते हैं। मतलब लगभग अगर हम बात करें तो सबको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक जानकारी है वो उनको प्रोवाइड की जा चुकी है या उनके पास है। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने ये जानकारी मतलब खुद से लिया या खुद से इनिशिएट किया। एक कैंपेन के तहत इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेते हैं। फाइन। अगर हम मैप की बात करें, अगर कोल्लम की बात करें, तो अगर ये केरला का हमारा मैप है, यहां पे कोल्लम क्या है, साउथ में आता है। फाइन। ये एक तरीके से तिरुवनंतपुरम के नॉर्थ में लाई करता है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो इसकी अगर बात करें तो ये एक स्कीम या एक कैंपेन के तहत लॉन्च किया गया जिसका नाम था द सिटीजन। और ये क्या है, जैसा कि बात हमने किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज दी जाएगी। और इसको लॉन्च किसने किया, अगर इसकी हम बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड बाय कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है, ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया। साथ ही साथ और भी इसमें कोलैबोरेटर्स थे, ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी इसमें एक पार्टनर था, और उसके अलावा केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीनों मिलके ज्वाइंटली इस पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है। तो इस कैंपेन के तहत क्या हुआ, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा क्या है प्रीएम्बल है, उसको जो हाउस होल्ड्स हैं या घर हैं या स्कूल हैं, या हम बात करें जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन या क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इन सभी जगहों पे प्रीएम्बल को क्या किया गया, बांटा गया या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ताकि वो उसके बारे में जाने, उसमें जो भी चीजें लिखी हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, एक तरीके से जो आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोला जाता है, उसके बारे में लोग जाने, अपने राइट्स के बारे, जो बेसिक राइट्स एक जो सिटीजन के लिए या ह्यूमन के लिए जरूरी है इंडिया में रहने के लिए, उसके बारे में जानकारी ले वो। तो यही ओवरऑल क्या था, इसका इनिशिएटिव था, इसका ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर कैंपेन का। तो इसमें अगर बात करें तो लगभग 16 लाख लोगों को जो है इसकी जानकारी दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बनाया गया, और लगभग ये कई महीनों की मेहनत थी वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस तब जाके कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट प्राप्त किया गया। फाइन। और इसमें जो मेंटर्स थे, जो गाइड कर रहे थे लोगों को, एक तरीके से अवेयरनेस जनरेट के लिए काम कर रहे थे, उनको सेनेटर्स बोला गया। सेनेटर्स क्या किया गया,
बोला गया सेनेटर्स नाम से, तो वो हर जगह पे विजिट करके, चाहे स्कूल हो, चाहे पब्लिक या अदर इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह पे, चाहे ऑटो स्टैंड या ट्राइबल काउंसिल्स हो गए, हर एरिया में जाकर इन्होंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की जानकारी लोगों को दी। तब जाके कहीं इतनी मेहनत के बाद जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है केरला का कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बना है, इंडिया का जो कि क्या है मात्र इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो गया। ओके, तो आइए सवाल देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है हमारा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अगर इसकी बात करें तो हम पहले ही जो है जान चुके हैं क्या है, कोल्लम। दिस इज अवर आंसर। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ASI डिस्कवर्स 1200 ईयर ओल्ड मिनिएचर स्तूपास कहां पे, नालंदा महाविहार जो है या नालंदा यूनिवर्सिटी जो है। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसको किसने स्टार्ट किया था, कुमारा गुप्ता फर्स्ट। ये गुप्तास के पीरियड के टाइम पे इसको जो है बनाया गया था। फाइन, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2 मिनिएचर स्तूपा पाया गया है नालंदा का जो प्रेमाइसेस है वहां पे। आइए इसके बारे में और जानकारी ले। फाइन, तो ये अगर बात करें तो ये पटना सर्कल का जो पटना एरिया में जो ASI का डिपार्टमेंट जो काम करता उनके द्वारा ये खोज की गई, ये डिस्कवरी की गई ड्यूरिंग लैंडस्केपिंग एक्टिविटीज के तहत। कहां पे, सराय टीला माउंड जो कि नालंदा के अंदर ही एरिया में ही वो आता है। ओके, तो ये जो स्तूपा मिले ये पत्थर से इनको बनाया गया था। दे वर कार्व्ड आउट फ्रॉम स्टोन, और इनमें जो बुद्धा फिगर्स थे वो देखने को मिले, उसमें वो डिपिक्ट किए गए थे इन स्तूपास में। ओके, तो अगर स्तूपा की अगर बात करें तो बुद्धिज्म में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्व है, सिग्निफिकेंस है। ओके, ये क्या होता है कि एक तरीके से ये माउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसकी बात करें तो ये हेमिस्फीयर के शेप में होता है। ओके, किस शेप में होता है, हेमिस्फीयर शेप में होता है, जिसमें एक तरीके से यहाँ पे जो बुद्धा के रिलिक्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रखे जाते थे या पाए जाते हैं। फाइन, जिसको हम रिलिक्स या रिमेन्स ऑफ बुद्धा बोलते हैं। और एक तरीके से यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो उनके लिए एक तरह का प्लेस ऑफ मेडिटेशन का भी काम करता था। वो वहां पे क्या करते थे, मेडिटेट करते थे। ओके, तो ये स्तूपा जो है एक तरीके से ये तो हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर इसको हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं कि ये बुद्धिस्ट जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता। और ये तब सबसे ज्यादा फ्लरिश ये किस टाइम पीरियड में हुआ, अगर इसकी बात करें तो ये अशोका के टाइम में सबसे ज्यादा देखने को मिला, ये पर्टिकुलर जो स्तूपास थे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो एक तरीके से जो गोल है स्तूपा या बुद्धिस्ट गोल क्या है, जो लाइफ और डेथ या सफरिंग है, कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है उससे छुटकारा पाना, लाइफ एंड रीबर्थ से, मतलब एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होना। ये क्या है, लाइफ उनके जो बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं उनका एक तरीके से क्या है, एम है, गोल है। ओके, तो अगर हम बात करें बिगिनिंग इन 7th सेंचुरी CE इन इंडिया, स्मॉल जो मिनिएचर जो जिसकी खोज अभी हुई है, जिसके बारे में बात हुई कि 2 जो ऐसे मिनिएचर स्तूपास देखने को मिले, ये टेराकोटा स्तूपास हैं, टेराकोटा से बना हुआ, एंड इट बिकेम पॉपुलर एज वोटिव ऑफरिंग्स। वोटिव ऑफरिंग्स के तौर पे क्या हुए, ये एक तरीके से ज्यादा पॉपुलर हुए। कब, 7th सेंचुरी की बात हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या है, स्मॉल फॉर्म, स्तूपा का एक तरीके से मिनिएचर वर्जन है, मतलब छोटा। फाइन, और वोटिव ऑफरिंग क्यों बोलते हैं, एक तरीके से मन्नत हम कह सकते हैं वोटिव, कि अगर जो कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो मॉन्क हो या उस टाइम पीरियड के जो किंग थे, राजा थे, या फिर अदर जो पिलग्रिम्स जो स्तूपा विजिट करते थे, वो एज अ ऑफरिंग जब उनकी कोई मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो वहां पे स्तूपा एक मतलब
पूरी हो जाने के नाम पे वो वहां पे रख देते थे। फाइन। तो ऐसे बहुत सारे स्तूपास हैं। तो एक तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं कि वोटिव स्तूपास वर ऑफर्ड इन फुलफिलमेंट ऑफ अ वाव, मतलब कोई मन्नत पूरी हो जाने के बाद जो लोग थे इसको डोनेट करते थे, कह सकते हैं एक तरीके से। और खासकर से ये बोध गया में भी काफी ज्यादा पाए गए। और जो बड़े वाले थे, जो लार्जर जो ये स्तूपास थे, फाइन, वो राजा के द्वारा दिए गए थे। और जो स्मॉलर स्तूपास पाए गए थे वो जो मॉन्क्स वहां पे जाते थे और पिलग्रिम्स जो लोग विजिट करते थे, ले पिलग्रिम्स, उनके द्वारा डोनेट किया गया था। ओके, तो ये जैसे आप स्तूपा का ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो टॉप पे आप देखते हैं अम्ब्रेला शेप में, इसको छत्र बोलते हैं, छत्र स्पायर बोलते हैं। और इसके अराउंड जो ये क्या है, रेलिंग्स हैं, इनको हर्मिका बोला जाता है। ओके, और ये जो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, अंडा। ओके, और ये जो गेट है आप सामने ये देख सकते हैं, जो गेट है इसको तोराना बोलते हैं। खासकर से इसमें जो भी इनकारनेशंस हैं उसके लिए ये क्या है, काफी ज्यादा जाना जाता है। और मेदी क्या होता है, ये जो रूफ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रूफ है उसको हम मेदी बोलते हैं। और फाइनली ये हमारा क्या है, इनक्लोजर वॉल है जो बाउंड्री का काम करता है स्तूपा के अराउंड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो नालंदा महाविहार की बात करें या यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमने आपको पहले बता दिया था कब इसको बनाया गया था। और इंडिया का या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना या एंशियंट यूनिवर्सिटी है ये, अगर हम बात करें। इसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पाए जाते हैं मोनास्टिक और स्कॉलास्टिक इंस्टीट्यूशंस के, फ्रॉम 3rd सेंचुरी से लेके कब तक, 13वीं सेंचुरी तक के, जो भी उस टाइम उस ड्यूरेशन के जो भी रिमेन्स थे, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, वो यहाँ पे पाए गए थे। एक तरीके से क्या था, सेंटर ऑफ लर्निंग था, जहाँ पे अदर कंट्रीज से भी लोग विजिट करते थे, जो मॉन्क्स थे वो विजिट करते थे एजुकेशन या लर्निंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्तूपास, श्राइन्स या विहारास भी देखने को मिले। विहार क्या होता है, जहाँ पे ये एक तरीके से रेसिडेंशियल एरिया होता है, जहाँ पे मॉन्क्स क्या करते हैं, स्टे करते हैं, उसको हम विहार बोलते हैं। ओके, तो ये सारे स्टको, स्टोन, बहुत सारे मटेरियल या मेटल्स के भी क्या करते हैं, बने होते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो पाए गए थे। ओके, तो एक तरीके से ये जो साइट है, ये पर्टिकुलर साइट, ये टेस्टिफाई करता है या वेरिफिकेशन देता है कि किस तरीके से जो बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ एक रिलीजन के तौर पे, उसको ये बताता है, दर्शाता है, कैसे वो फ्लरिश हुआ थ्रू आउट द टाइम, उसके बारे में बताता है। और इसी वजह से क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीजियस, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, खासकर से बुद्धिज्म में। तो आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। ऐसे ही सवाल हमें पूछे जाते हैं। पहला है कि द स्तूपा शेप हैज बिकम एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट गोल ऑफ रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ सफरिंग एंड रीबर्थ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनका जो गोल है क्या है, मोक्ष, अंततः मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये काम करते हैं। दूसरा है, बिगिनिंग इन द 7th सेंचुरी सीई इन इंडिया स्मॉल मिनिएचर टेराकोटा स्तूपास became popular as votive offerings। votive offerings के बारे में हमने आपको बताया कि एक तरीके से कोई मन्नत पूरी हो जाने पे लोग वहां पे डोनेट करते थे, जो छोटा, जो मिनिएचर वर्जन स्तूपास का। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। चूंकि दोनों ही करेक्ट है तो यहां हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज 1 and 2 बोथ। फाइन, आगे बढ़े। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेवी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन विस्कोज फाइबर। कुछ जो बॉडीज है, ट्रेड बॉडीज है, उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो विस्कोज फाइबर जो इंपोर्ट किया जा रहा है, कहां से, इंडोनेशिया से, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएं। अब हम देखेंगे कि आखिर एंटी डंपिंग ड्यूटी किस केस में लगाया जा सकता है और क्या होता है ये। फाइन, तो अगर इसकी बात करें किसके द्वारा मांग की जा रही है, आखिर ये क्यों इशू न्यूज में रहा, तो
जो एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री है इंडिया में, वो अपील कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि वो क्या करे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, किस पे, विस्कस स्टेपल फाइबर जो हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करा रहे हैं। फाइन, तो ये मांग की जा रही है सरकार के द्वारा। क्यों की जा रही है, आइए देखते हैं। अगर हम करंट सिचुएशन में बात करें तो इंडिया जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या कर चुका है, आसियान के साथ साइन कर चुका है। फाइन, जिसके तहत इट अलाउज द अदर कंट्री जो आसियान मेंबर्स हैं टू एक्सपोर्ट वीएसएफ जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है टू इंडिया एट जीरो ड्यूटी पे, वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट इंडिया में कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर अलाउिंग लार्ज स्केल बिलो कॉस्ट, अगर बहुत ही कम रेट पे अगर इंडिया में इंपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं या बिजनेसेस हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। तो इस केस में क्या है, गवर्नमेंट से मांग की जाती है जो ट्रेड बॉडीज हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए बहुत सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, जैसे स्टील पे भी जो चाइना से इंपोर्ट किया जाता था उस पे भी जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की पहले भी मांग हो चुकी है और लगाया भी जा चुका है। तो ये टाइम टू टाइम केसेस आते रहते हैं। फाइन, तो आइए देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। एक तरीके का प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब क्या, ये एक तरीके से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैरिफ या टैक्स या लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, ये तब लगाया जाता है फॉर एग्जांपल अगर इस सिचुएशन में इंडोनेशिया से क्या हो रहा है, ये हमारा इंडिया हो गया, फाइन, ये इंडोनेशिया हो गया। ओके, तो मान लीजिए इंडोनेशिया से जो वीएसएफ है, विस्कोस फाइबर, वो इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन यहां के इंडोनेशिया के मार्केट में मान लीजिए अगर उसका जो रेट है वो क्या है, 100 है मार्केट रेट, और यहां पे इंडिया में सेम प्रोडक्ट इंडोनेशिया कितने में बेच रहा है और कम रेट में बेच रहा है, मान लीजिए 80 रुपीज। फाइन, और जो इंडियन जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका जो रेट है वो कितना है, मान लीजिए 100 है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, जो इंपोर्टेड प्राइस है, जो इंपोर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट, वो उसका रेट कम है। तो जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस सस्ते प्रोडक्ट की ओर ज्यादा जाएंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। फाइन, जो कि आम टेंडेंसी, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी देखी जाती है। तो यहां पे जो इनके द्वारा, जो इंडियन कंपनीज के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्ट है वो खरीदे नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये पीछे हो जाएंगे। फाइन, तो इसी वजह से इसी पे रोक लगाने के लिए सरकार क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे। तो यही पूरा मुद्दा है, जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उनको बचाने के लिए। फाइन, तो अगर इसकी बात करें तो WTO की भी बात करें, जो ट्रेड रिलेशंस एक तरीके से रेगुलेट करता है, उसके अंदर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी के रेगुलेशन और कंट्रोल की बात की गई है। और ये WTO ये भी कहता है कि अगर अलाउ करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए इन सर्टेन केसेस, मतलब अगर जेन्युइन केस हो कि पर्टिकुलर कोई कंट्री जैसे जो इंपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री के मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा कम रेट में, जो कि उसके पर्टिकुलर जो होम मार्केट है वहां से कम रेट में अगर दे रही है, तो उस केस में क्या करता है, ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है सरकार के द्वारा। फाइन, तो मतलब वहां पे देखा जाता है कि वो रैशनल या जेन्युइन केस है कि नहीं, तभी लगा सकते, तभी WTO उसको अलाउ करती है। ओके, तो ये ओवरऑल एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में हमने जानकारी ली। फाइन, तो यहाँ पे WTO के बारे में हम बात कर चुके। वहीं अगर थोड़ी सी जानकारी अगर ले ले, विस्कोज स्टेपल फाइबर क्या होता है, तो एक तरीका क्या है, फाइबर है, नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, एक तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हमारे जो वातावरण है या एनवायरमेंट है उसको हार्म नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए या तरह तरह के जो गारमेंट्स हैं, इनमें इसका यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा लेवल पे देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंडोनेशिया इसमें क्या है, एक
बड़ा मार्केट भी है। तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू एंटी डंपिंग ड्यूटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला हमारा है, इट इज लेवीड इफ अ कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस हायर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस ऑन इट्स होम मार्केट। मतलब क्या कह रहा है यहां पे, अच्छे से आपको क्या है स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद समझना है उसको। कह रहा है कि इट इज लेवीड इफ अ कंपनी एक्सपोर्ट्स, जब कोई कंपनी एक्सपोर्ट करता है कोई प्रोडक्ट एट अ प्राइस, ऐसे प्राइस पे जो क्या हो हायर हो देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस ऑन इट्स होम मार्केट, मतलब अपने खुद के कंट्री में वो अगर कम क्या है उससे कम प्राइस पे दूसरी कंट्री में बेचता है तब ये लगाया जा सकता है। तो मतलब ये क्या है हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? यहां पे क्या होगा, लोअर होता यहां पे, तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। ओके, तो ये क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। दूसरा क्या है, WTO एग्रीमेंट अलाउज गवर्नमेंट टू एक्ट अगेंस्ट डंपिंग वेयर देयर इज जेन्युइन इंजरी टू द कंपीटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब WTO ये अलाउ करता है, जो WTO का एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेशन से जुड़ा हुआ, वो अलाउ करता है कि सर्टेन केसेस में ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, अगर वो क्या हो जेन्युइन केस हो तब। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम बात कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि यहां पे हमारा सेकंड करेक्ट है तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे इकोनॉमी में। फाइन, तो एक तरीके से इसी तरह से एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी होता है। वो उस केस में लगाया जाता है जब कोई पर्टिकुलर कंट्री बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही हो जो अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, ताकि जो उनका प्रोडक्ट हो वो काफ़ी सस्ता हो। एक तरीके से उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाता है। उस केस में जो है एंटी डंप या सॉरी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया जा सकता है सब्सिडी वाले केस में। फाइन, तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा इन्वेजिव स्पीशीज से रिलेटेड है। ये एनवायरमेंट का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही कि स्टडी ऑफर्स क्लूज ऑन इकोलॉजिकल गेन ऑफ वेडिंग लैंटाना। लैंटाना का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ये बहुत ही फेमस क्या है इन्वेजिव स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है। ओके, तो अभी रिसेंटली इस पे स्टडी की जा रही है कि सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वहां पे ये देखा जा रहा है कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो उस पे वहां का जो वहां की इकोलॉजी है, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, उस पर क्या असर पड़ेगा देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टाइम में अगर ये देखा गया कि वहां के जो बर्ड स्पीशीज हैं कहीं ना कहीं उन पे इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये स्टडी जो है काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए लिया जा रहा है, 3 साल, पिछले 3 साल पे जो डेटा है उस पर स्टडी किया गया। तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म में अभी और ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये इन्वेजिव स्पीशीज और इनसे जुड़े और जो टॉपिक्स है क्या होते हैं। फाइन, तो लैंटाना कमारा क्या है इसका पूरा साइंटिफिक नेम है, और कॉमन नेम इसको हम लैंटाना भी बोलते हैं। ये क्या एक तरीका इन्वेजिव स्पीशीज है जो नेटिव है कहाँ का, अमेरिका। फाइन, ये अमेरिकन श्रब है, श्रब की प्रजाति में आता है। ओके, तो बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जैसे नेटिव, नॉन नेटिव स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज। तो नेटिव स्पीशीज क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर रीजन में क्या करते हैं, उगते हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर सराउंडिंग से ही वो जुड़े हैं शुरू से लेके अंत तक, वही उनका ओरिजिनेशन हुआ और वही एक तरीके से वो बड़े हुए, डेवलप हुए इन अ पर्टिकुलर मतलब हैबिटेट या सराउंडिंग, और वो एक तरीके से विद टाइम क्या हो गए, अडेप्ट कर गए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को। फाइन, तो ये नेटिव स्पीशीज जो हैं ये भी एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये भी एग्रेसिव या इन्वेजिव स्पीशीज हो सकते हैं या बन सकते हैं। ओके, तो ये इस बात को हम नेगेट नहीं करेंगे, ये भी इन्वेजिव स्पीशीज बन सकते हैं, और जो अदर उस पर्टिकुलर एरिया में या सराउंडिंग में जो अदर स्पीशीज हैं उनको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपीट करते हैं अदर जो प्लांट स्पीशीज हैं उनसे। अब आखिर इन्वेजिव स्पीशीज है क्या, ये भी बात है। इन्वेजिव स्पीशीज एक तरीके से वो प्लांट या एनिमल स्पीशीज होते हैं जो आउट कंपीट करते हैं, मतलब जो और उसके आसपास के जो पेड़ हैं, पौधे हैं
या जानवर हैं उनको एक तरीके से धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन एक तरीके से कम होती जाती है, क्योंकि ये ओवर पावर या डोमिनेट करने लगते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, तो और इससे क्या होता है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है या वातावरण है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, डैमेज करते हैं। और एक तरीके से बात करें तो जो वहाँ की डाइवर्सिटी है उसमें कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी परेशान करने वाली बात है। इसी वजह से क्या है, ये नाक में दम करके रख देते हैं, एक बात हम करें तो। और नॉन नेटिव स्पीशीज क्या होते हैं, वो स्पीशीज जो मान लीजिए अगर कहीं और किसी और एनवायरमेंट में या जगह पे ओरिजिनेट हुए बट उनको कहीं और लेके आया गया। फाइन, मान लीजिए ये क्या है, प्लेस 1 है, ये यहाँ के नेटिव थे, रहते थे यहाँ पे, बट बाद में क्या हुआ, इनको प्लेस 2 पे लाया गया। एक तरीके से इनका नेटिव जो प्लेस है वो तो यहाँ है बट वो यहाँ रह रहे हैं, मतलब अपना जो ओरिजिनल जगह है या घर है उसको छोड़ के किसी और घर में रह रहे हैं। तो ये ऐसे स्पीशीज को हम नॉन नेटिव स्पीशीज बोलते हैं। ओके, और इनको एक और नाम से जानते हैं हम नॉन नेटिव स्पीशीज को, जिनको हम एग्जॉटिक स्पीशीज क्या बोलते हैं, एग्जॉटिक स्पीशीज के नाम से भी हम इनको जानते हैं। फाइन, तो एग्जॉटिव और इन्वेजिव स्पीशीज जो होते हैं वो दोनों क्या है, नॉन नेटिव टाइप वैरायटीज है। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉन नेटिव है वो भी कहीं और से आए होते हैं और इन्वेजिव स्पीशीज भी कहीं और से आए होते हैं। ओके, तो एग्जॉटिव स्पीशीज और इन्वेजिव में अगर डिफरेंस की बात करें तो नॉन नेटिव स्पीशीज क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन अ सेकंड इकोसिस्टम, मतलब दूसरे अपने जो ओरिजिनल प्लेस है उसको छोड़ के किसी और इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। और उनका जो एजेंट होता है ट्रांसफर होने का, वो नेचुरल एजेंट के द्वारा भी वो उनका जगह या इकोसिस्टम चेंज हो जाता है कभी कभी, और काफ़ी केसेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी ये चेंज हो जाता है। फाइन, तो जो मोस्ट नॉन नेटिव या इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, ये इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते। और अगर वहीं बात करें, कुछ ऐसे भी एग्जॉटिक या नॉन नेटिव स्पीशीज होते हैं जो इन्वेजिव स्पीशीज भी बन जाते हैं। वो किसके, अगर वो इन्वेजिव स्पीशीज बन गए तो मतलब वो जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे या हार्म करेंगे। फाइन, तो ये बात है। तो एग्जॉटिक स्पीशीज इज हार्मलेस टू इकोसिस्टम, और जबकि इन्वेजिव स्पीशीज क्या है, हार्मफुल होते हैं ये इकोसिस्टम के लिए हमारे। ओके, तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, कुछ जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं जो इंडिया में एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसको नोटोरियस या हम नॉटी स्पीशीज बोल सकते हैं। फाइन, तो पहला तो लैंटाना कमारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुनने में आता है। उसके बाद पार्थेनियम सॉरी सियाम वीड हो गया, मैक्सिकन डेविल हो गया जो मैक्सिको से आया है, प्रोसिपस जूलीफेरा फ्लोरा, ये भी काफ़ी ज़्यादा नाम सुनने को मिलता है। उसके अलावा वाटर हाइसिंथ हो गया जो एक्वेटिक सिस्टम में देखने को मिलता है, और एलिगेटर वीड एक तरीके से दोनों टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों सिस्टम में हैबिटेट में ये पाया जाता है और इन्वेजिव स्पीशीज की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। ओके, तो आइए लैंटाना कमारा की बात करें। तो लैंटाना कमारा एक तरीके का क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, या इसको ऑर्नामेंटल प्लांट भी बोल सकते हैं, जो अक्सर हम बात करें तो शादियों में एक तरीके से डेकोरेशन के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ओके, और ये वर्बेना फैमिली को बिलोंग करता है, और ये बहुत ही ज्यादा जो भी एनवायरमेंट, जिस भी एनवायरमेंट में आप इसको रखें या प्लांट करें उसको बहुत ही जल्दी से क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है, और अडेप्ट करने के बाद बहुत तेजी से रैपिडली से ग्रो करता है, इसकी पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज होती है, तब जाके एक तरीके से ये जो दूसरे जो पेड़ हैं पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको आउट कम्पीट करता है। फाइन, और इंडिया में जो इसको जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे इसको ले आया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, बाद में अब अगर बात करें तो ये एक तरीके से जो काफ़ी सारे कई इकोसिस्टम्स हैं उनको डैमेज पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, तो ये अदर प्लांट्स पे भी क्या करते हैं, चढ़ भी जाते हैं एज अ क्लाइंबर। फाइन, तो एक तरीके से उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फाइन,
तो आइए सवाल देखते हैं हम। सवाल हमारा क्या कहता है कि विद रेफरेंस टू द इन्वेजिव स्पीशीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइन, ये क्वेश्चन है, ये दो स्टेटमेंट्स है। पहला है ऑल एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर इन्वेजिव स्पीशीज। दूसरा है लैंटाना कमारा इज एन इन्वेजिव स्पीशीज नेटिव टू यूरोप। अब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। फाइन, आज हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप इसका आंसर बताइए और इसको हम कल जो है डिस्कस करेंगे अपने क्लास स्टार्ट होने से पहले। फाइन, और एक तरीके से आप जो भी आंसर्स आपको लग रहा है, आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट्स में उसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने सही आंसर्स को। कल हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, इससे आपका एक तरीके से क्या होगा, रिवीजन भी होगा अच्छे से। फाइन, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं और ये मैं एक तरीके से आशा करता हूं कि आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे और आप आंसर करेंगे इसको। फाइन, तो कल हम फिर आपसे मिलेंगे इसी जगह कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और बट ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देना है। सो प्लीज़ कमेंट बिलो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल या अदर जो सोशल मीडिया है हैंडल है उनसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपको दी जाती है। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, अगर आप इसके लिए क्या है सीरियस हैं, अगर आपको 2023 में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो आप हमसे हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसको तैयार किया गया है। ये 90 डेज का ऑलमोस्ट क्या ये कोर्स है हमारा। इसमें आपका पूरा जो सिलेबस है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एक तरीके से कवर कराया जाएगा। फाइन, जिससे आपको प्रीलिम्स आसानी से क्या कर सके, क्वालिफाई कर सके, क्लियर कर सके एक तरीके से। ये आपके यूपीएससी जर्नी में प्रीलिम्स हर्डल ना बने, इस वजह से उसी को देखते हुए ये प्रोग्राम जो है स्ट्रैटेजाइज किया गया। और खास बात ये है कि आपको इस कोर्स के तहत जो सिलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। यस, यू हर्ड इट राइट, सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि क्या है काफ़ी अनकॉमन है, ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। सो इस तरीके से आप जो स्क्रीन पे नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। फाइन, तब तक के लिए थैंक यू।